हेलो गाइस, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे चैनल एनिमे सेंपाई पर। और आज मैं आपके लिए विनलैंड सागा के एपिसोड 21 को हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा। तो चलिए इस एपिसोड के एक्सप्लेनेशन को शुरू करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में नरेटर कहता है कि सन 1014 में यॉर्क पर डेनमार्क के राजा स्वेन के द्वारा कब्जा कर लिया गया था और ये जगह गुलामों को पूरे यूरोप में एक्सपोर्ट करने के लिए यूज की जाती थी और वाइकिंग्स यहाँ पर गुलामों को बेचने वालों का काम करते थे। इसके बाद हम लोग लीफ को देखते हैं और उसका एक साथी कहता है कि मुझे पता है कि आप कैसा महसूस कर रहे हो, लेकिन हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम किसी गुलाम को आजाद करवा पाए, और वैसे भी तो पूरे 11 साल बीत चुके हैं और आपको नहीं लगता कि हमें अब इसे छोड़ देना चाहिए। तो लीफ कहता है कि अगर थॉर्स ना होता तो आज हम लोग यहाँ पर ना होते और इसलिए वो कर्ज चुकता करना ही पड़ेगा। और तभी उनके पास से बहुत सारे वाइकिंग्स निकलते हैं और एक आकर उनसे कहता है कि अपनी शिप को जल्दी से हटाओ, यहाँ इस जगह पर शाही शिप्स आने वाली है। इसके बाद हम लोग कनूड को आते हुए देखते हैं और कनूड कहता है तो ये है यॉर्क, ये तो काफी बड़ा है। तो एस्कलार कहता है हाँ, ये शहर रोमन्स के समय बहुत ही ज्यादा खुशहाल था और उत्तरी यूरोप और इंग्लैंड दोनों की चीजें और लोग यहाँ पर मिल ही जाते हैं क्योंकि ये दोनों जगहों के बीच में है और इसलिए राजा अपने नए साम्राज्य का बेस यहाँ पर बनाने की सोच रहा है और ये सच में एक समझदारी वाला डिसीजन है। अगर मैं होता तो मैं भी यही करता। इसके बाद हम लोग लीफ को देखते हैं जो कि शौक में खड़ा होता है और वो एस्कलार को देखकर कहता है कि ये वही है, मैं उसका चेहरा कभी नहीं भूल सकता। ये एस्कलार है वो पायरेट जिसने थॉर्स को मारा था। और इधर कनूड कहता है तो राजा कल की दावत में अपनी चाल चलेगा। तो एस्कलार कहता है हाँ, और वो जरूर हमें अलग अलग करने की कोशिश करेगा, जैसे कि वो थॉर्किल और आपको अलग अलग जगहें देगा जिससे आप उससे अलग हो जाएं, और अगर आपने मना किया तो आपको देशद्रोही मान लिया जाएगा। और अब सब राजा पर है कि वो क्या करना चाहता है। तो कनूड कहता है कि मैं थॉर्किल को अपने से अलग नहीं करना चाहता। तो एस्कलार कहता है सही बात है, इससे बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। फिर कनूड कहता है तो हम क्या करें। तो एस्कलार कहता है कि मेरे ख्याल से हमें इस झगड़े का सच लोगों को दिखाना चाहिए। तो कनूड कहता है कि ये हम कैसे करेंगे। तभी हम लोग एक इंसान को भीड़ में से एक क्रॉसबो निकालते हुए देखते हैं और इधर एस्कलार कहता है कि राजकुमार, मुझे लगता है कि आपको यहाँ पर मरना पड़ेगा। और ये सुनकर कनूड भी शौक सा हो जाता है और तभी वो क्रॉसबो चला लेता है जो कि कनूड को आकर लगता है और वो नीचे गिर जाता है। इसके बाद एस्कलार एक गहरी सी सांस लेकर चिल्लाकर कहते हैं कि प्रिंस को तीर लगा है। इसके बाद वो सभी लोग चौकन्ने हो जाते हैं और अपने शील्ड्स आगे कर लेते हैं और इधर वो इंसान वहां से जाने लगता है, लेकिन तभी थॉर्फिन उसके सामने आ जाता है। और इसके बाद हम लोग लीफ को वहां से भागते हुए देखते हैं और वो कह रहा होता है कि ये वही है और मैं उसको नहीं छोड़ूंगा, लेकिन तभी वो इंसान ऊपर से आकर नीचे गिर जाता है और फिर वो उठने लगता है, लेकिन तभी थॉर्फिन आकर उसके अंदर अपना नाइफ घुसा देता है और ये देखकर लीफ डर कर नीचे गिर जाता है। और फिर थॉर्फिन खड़ा होकर कहता है कि इसने तो मेरा टाइम ही वेस्ट कर दिया। और फिर वो लीफ को देखता है जो कि अभी भी शौक में होता है और तभी वो वाइकिंग्स का लीडर थॉर्फिन से कहता है कि इस सब का क्या मतलब है और तुम जरूर वही असैसिन होगे। तो थॉर्फिन कहता है कि वो मैं नहीं, ये था और इसके पास ये हथियार भी है। इसके बाद वो सभी लोग वहां पर आ जाते हैं और वो थॉर्फिन से कह रहा होता है कि तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते, मुझे पता है कि वो तुम ही थे। तो थॉर्फिन कहता है कि मैंने कहा ना कि वो मैं नहीं था। तो वो कहता है कि तुम झूठे हो और मैं ये तुम्हारी आंखों में देखकर ही बता सकता हूँ, तुम्हारा चेहरा ही एक बुरे आदमी का है और इस बात से सभी सहमत होंगे। और उसकी ये बकबक सुनकर थॉर्फिन चिढ़ जाता है और फिर वो उसे एक मुक्का मारता है जिससे वो वहीं पर गिर जाता है और उसे देखकर उसके आदमी थॉर्फिन पर हमला करने ही वाले होते हैं, लेकिन तभी ये कहता है रुको, इसके पास 2 नाइफ्स हैं और ये छोटा और जवान है, कहीं ये थॉर्फिन कार्ल सेफनी तो नहीं। तो थॉर्फिन कहता है क्या कहा, कार्ल सेफनी। फिर एक पूछता है आखिर ये कौन है। तो एक कहता है क्या तुम्हें नहीं पता, ये वो है जिसने की थॉर्किल को सिर्फ 2 नाइफ्स के साथ चैलेंज किया था और उसे जीता भी था। फिर वो कहता तो ये तो सच में बहुत ही बुरी बात है और ये तो राजकुमार कनूड का ही साथी है। तभी लीफ आगे आकर कहता है रुको, क्या तुम आइसलैंड से हो और अगर तुम्हारा नाम थॉर्फिन है तो क्या तुम्हारे पिता का नाम थॉर्स है। और ये सुनकर थॉर्फिन शॉक हो जाता है और फिर उसे लीफ की पहचान होती है। इसके बाद लीफ की आंखों से पानी आ जाता है और वो थॉर्फिन को हक कर लेता है और फिर वो रोते रोते कहता है कि भगवान का शुक्र है कि तुम अभी भी जिंदा हो। इसके बाद हम लोग कुछ सैनिकों को कनूड को ले जाते हुए देखते हैं और एक कनूड के कपड़े फाड़ता है और उसे देखकर वो एकदम से शौक सा हो जाता है। इसके बाद वो उसका हेलमेट उतारते हैं तो वहां पर एक लड़की होती है, लेकिन वो सभी लोग शौक होकर कहते हैं क्या राजकुमार कनूड एक लड़की है। लेकिन तभी कनूड वहां पर आ जाता है और वो कहता है कि बेवकूफ, मैं यहाँ पर हूँ। और फिर वो उस लड़की के पास आकर कहता है कि तुमने एक लड़की ही क्यों चुनी। तो एस्कलार कहता है कि मुझे कोई भी आदमी नहीं मिला जो कि आपके जैसा दिखता हो। फिर कनूड उसके हाथ को पकड़कर कहता है कि मुझे माफ कर देना कि तुम्हें इस सब से गुजरना पड़ा। फिर वो एक से पूछता है कि क्या ये बच पाएगी। तो वो कहता है कि जिस जगह पर तीर लगा है उस हिसाब से तो बचना मुश्किल है और अगर तीर जहरीला हुआ तो फिर ये ज्यादा समय तक जिंदा नहीं रहेगी। तो कनूड कहता है कि इसे बचाने के लिए जितना हो सके उतना करो और फ्लोकी भी वहीं पर खड़ा होता है और फिर कनूड वहां से जाने लगता है और एस्कलार कहता है कि लगता है कि हमारी सावधानी ने आपको बचा लिया राजकुमार, और मुझे लगता है कि यहाँ यॉर्क में कुछ लोग हैं जो कि आपको मारना चाहते हैं। और ये सुनकर फ्लोकी भी चिढ़ सा जाता है। इसके बाद हम लोग लीफ और थॉर्फिन को देखते हैं और लीफ कहता है तो तुम बदला लेने वाले हो। तो थॉर्फिन कहता है हाँ, और मैं ही उसे अपने पिता की छोटी तलवार
तलवार से मारूंगा। और लीफ उसको देखकर मन में कहता है कि इसने बहुत कुछ सहन किया है, इतना छोटा बच्चा लड़ाई के मैदान में भी जिंदा रहा और इसमें कोई शक नहीं है कि इसने वहां पर नर्क देखा होगा, लेकिन मुझे इसे रोकना होगा और अगर मैं इसे रोकना चाहता हूं तो मुझे वो 11 साल भुलाने पड़ेंगे। तभी थॉरफिन कहता है मिस्टर लीफ, विनलैंड में अभी क्या हो रहा है? मेरे पिता वहां पर जाना चाहते थे और मुझे कभी कभी वो अपने सपनों में भी दिखता है। और क्या आपने वहां पर गाँव बसा लिया? तो लीफ पूछता है क्या तुम मुझसे अपनी बहन और अपनी माँ के बारे में नहीं पूछोगे? तुम दोनों के जाने के बाद तुम्हारी माँ हेल्गा की तबीयत और भी ज्यादा बिगड़ गई और थॉरफिन कम से कम उसे एक बार अपना चेहरा तो दिखा दो, इससे शायद उसकी तबीयत कुछ अच्छी हो जाए। तो थॉरफिन उठकर चिल्लाकर कहता है कि आप बात को मत बदलिए, मैंने आपसे विनलैंड के बारे में पूछा है। इसके बाद वो वहां से जाने लगता है तो लीफ उसके पीछे जाते हुए कहता है रुक जाओ थॉरफिन, कहाँ जा रहे हो? चलो मेरे साथ घर चलो, बस बहुत हो गया। तो थॉरफिन रुक कर कहता है क्या कहा बहुत हो गया? तुम्हें कुछ भी नहीं पता कि मैं पिता की मौत के बाद कैसे कैसे नर्क से गुजरा हूँ। और फिर वो पूरे गुस्से में कहता है कि जब तक एस्कलार्ड जिंदा है तब तक बहुत नहीं होगा। और उसे देखकर लीफ मन में कहता है कि हे भगवान, उस खुश रहने वाले बच्चे के साथ ये क्या हो गया? फिर थॉरफिन वहां से जाने लगता है और लीफ कहता है कि मैं तब तक इस शहर में रहूंगा जब तक तुम अपना मन नहीं बदल लेते। और वो थॉरफिन को एक और बार चिल्लाकर कहता है कि चलो थॉरफिन घर वापस चलो। इसके बाद हम लोग एस्कलार्ड को ब्योर्न को शराब देते हुए देखते हैं और फिर एस्कलार्ड कहता है कि तुम्हारा रूम बहुत ही अच्छा है ब्योर्न, मुझे तुमसे जलन हो रही है। तो ब्योर्न कहता है कि नाम के तौर पर ये रूम तो बहुत ही ज्यादा छोटा है। और ये सुनकर एस्कलार्ड भी सीरियस सा हो जाता है, लेकिन वो फिर से हंसकर कहता है कि अरे हाँ, आर्टली ने तुमसे माफी मांगी है। तो ब्योर्न कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, जो लड़ाई के मैदान में होता है वो वहीं तक रहता है और मैं थॉरफिन नहीं हूँ जो कि लड़ाई के मैदान की चीज को सारी जिंदगी अपने साथ लेकर चलता रहूं। और ये सुनकर एस्कलार्ड भी मुस्कुरा देता है। फिर ब्योर्न कहता है कि मैं ठीक हूँ, तो अब तुम जाओ और जाकर अपने बुरे प्लान्स बनाओ। तो एस्कलार्ड कहता है सही कहा, बाद में मिलते हैं। और फिर वो वहां से जाने लगता है, लेकिन तभी ब्योर्न उसको आवाज मारकर कहता है वैसे तुम्हारी टांग कैसी है? तो एस्कलार्ड कहता है कि इसके अंदर बहुत ज्यादा तीर लगे थे, लेकिन मैं इतना काबिल तो हूँ कि तलवार चला सकूं। तो ब्योर्न कहता है अच्छा ऐसी बात है तो ठीक है, कल करते हैं। तो एस्कलार्ड कहता है ठीक है कल। इसके बाद हम लोग स्वैन को देखते हैं और वो कहता है कि उसने तुम्हें मात दे दी फ्लोकी। तो फ्लोकी कहता है कि मुझे माफ कर दीजिए महाराज। तो स्वैन कहता है कि वो एस्कलार्ड एक बहुत ही ज्यादा चालाक इंसान है और वो अपने साथ इस शहर के ऊपर एक शराब लेकर आया है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि शहर में सभी लोग कनूड को मारने की घटना के बारे में बात ही कर रहे होते हैं और स्वैन की सेना के लीडर्स भी इसी के बारे में बात कर रहे होते हैं। और एक कहता है कि भला कोई राजकुमार कनूड को क्यों मरवाना चाहेगा? तो एक कहता है कि वो एक शाही आदमी है, तो कोई ना कोई तो उसकी जान के पीछे होगा ही। तो वो कहता है अगर ऐसी बात है तो राजा स्वैन भी यहाँ पर है, तो किसी ने उसके ऊपर हमला क्यों नहीं किया? तो दूसरा कहता है अगर तुमने इसका जिक्र किया ही है तो। और फिर वो कहता है कि राजगद्दी के लिए 2 वारिस हैं। तो दूसरा कहते हैं अगर छोटे भाई पर हमला हुआ है तो इसका मतलब है। और तभी वहाँ पर एक और इंसान आता है और वो कहता है कि मेरे पास इस चीज को लेकर काफी मजेदार जानकारी है, लेकिन ये सिर्फ एक अफवाह है। इसके बाद हम लोग एस्कलार्ड को देखते हैं और वो भी यही कहता है कि ये सिर्फ एक अफवाह है, हमें बस यही चाहिए, हम लोगों को सीधा प्रूफ नहीं देंगे और राजा की साइड को थोड़ा ढीला छोड़ेंगे। फिर थॉरकिल कहता है तो वो असैसिनेशन तुम्हारा आइडिया था? तो एस्कलार्ड कहता है हाँ, और वो बढ़िया तरीके से हुआ ना, सिर्फ अफवाहों से बात नहीं बनने वाली, लेकिन हमारे छोटे से नाटक से लोग इस अफवाह पर पहले से ज्यादा यकीन करेंगे। सभी लोग डेनमार्क के शाही खानदान के अगले वारिस को लेकर झगड़े के बारे में जानते हैं और अब ये राजकुमार को मरवाने की कोशिश से ये शक और ज्यादा पक्का सा हो गया है। और अब मेरा सवाल है कि इससे कल की मीटिंग पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो कनूड कहता है कि अब समझा, कल राजा मुझे ऐसा कोई भी ऑर्डर नहीं देगा जिससे कि मैं डिसएडवांटेज में जाऊं। तो एस्कलार्ड कहता है बिल्कुल सही, अगर राजा थॉरकिल को आपसे दूर करेगा या आपको जंग के मैदान में भेजेगा तो ये सिर्फ उस अफवाहों की आग को पंखा देने का काम ही करेगा। राजा अपने राज्य के लोगों पर ही निर्भर है और वो कोई भी ऐसा काम नहीं करेगा जिससे कि उसके सैनिकों के बीच में अफवाह और भी ज्यादा फैले। और अगर उसने ऐसा कुछ किया भी तो इससे सिर्फ यही बात साबित होगी कि राजा ने खुद के बेटे को ही मरवा दिया। फिर थॉरकिल कहता है कि तुम तो बड़े ही चालाक आदमी हो, तुमने ये सब कुछ कहां से सीखा? तो एस्कलार्ड कहता है कि सिर्फ मसल्स ही नहीं है जो कि लड़ाई के मैदान में काम आती है, और क्या तुमने भी कुछ सीखा? फिर कनूड कहता है कि ये एक अच्छा प्लान है, अब इससे राजा के हाथ कुछ समय के लिए बंद गए हैं और इससे हमें भी कुछ समय मिल जाएगा, लेकिन अब से तुम मेरा कोई भी बॉडी डबल यूज नहीं करोगे। तो एस्कलार्ड कहता है जी बिल्कुल, और मुझे उस बात के लिए माफ कर देना। तभी गुन्नर उठकर कहता है कि एस्कलार्ड मैं तो तुमसे बहुत ही ज्यादा इंप्रेस हो गया हूँ और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि हमारे साथ एक बहुत ही बड़ी सेना जुड़ गई हो। तो एस्कलार्ड कहता है शुक्रिया। फिर गुन्नर कहता है अगर हमारी बातचीत खत्म होगी तो मैं जरा टॉयलेट होकर आता हूँ। इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। फिर एस्कलार्ड कहता है राजकुमार आपको गुन्नर पर भरोसा नहीं करना चाहिए, वो दुश्मन के साथ मिला हुआ है। तो कनूड कहता है कि तुम ऐसा कैसे कह सकते हो, क्या तुम्हारे पास इसका कोई प्रूफ है? तो एस्कलार्ड कहता है कि मेरे पास कोई प्रूफ तो नहीं है, लेकिन मुझे सिर्फ इस चीज की फीलिंग है और ये गलत नहीं है। तो थॉरकिल कहता है अगर ऐसी बात है तो क्या ये एक बुरी खबर नहीं है, क्योंकि इससे तो उन्हें वो सारी बातें पता चल जाएंगी जो कि हमने अभी अभी की हैं। तो एस्कलार्ड कहता है कोई बात नहीं, मैंने वैसे भी सिर्फ वो ही बातें की हैं जो कि मैं उन्हें खुद पता चलने देना चाहता हूँ, और अगर गुन्नर गद्दार है तो वो हमारा प्लान इसी रात जाकर
जाकर दुश्मन को बता देगा और मैंने थॉरफिन को उसका पीछा करने को कहा है। इसके बाद हम लोग गुन्नर को एक आदमी के साथ बात करते हुए देखते हैं और थॉरफिन उसको देख रहा होता है। इसके बाद कनूट कहता है अगर वह गद्दार निकला तो क्या उसे मार दोगे? तो एस्कलार्ड कहता है कि अभी उसे जाने देते हैं, उसकी मदद से हम लोग राजा को ये बता पाएंगे कि हम लोग कोई छोटी मोटी लड़ाई नहीं लड़ रहे और राजा उस जानकारी पर ज्यादा यकीन करेगा जो कि उसके आदमी ने ही दी होगी। और अभी मुसीबत से बचने के लिए दोनों साइड्स के पास एक जैसी जानकारी का होना बहुत ज्यादा जरूरी है और इस चीज से मेरा प्लान पूरा होगा। तो कनूट कहता है कि हे भगवान तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता और इधर वो आदमी स्वैन की जगह पर चला जाता है और थॉरफिन उसे देखकर कहता है ये तो राजा की जगह है और इससे ये बात साबित हो ही जाती है और सभी लोग एक दूसरे को धोखा देने में और चाल चलने में लगे हुए हैं। और क्या योद्धा यही करते हैं? लेकिन मुझे सिर्फ एक ही चीज करनी है। इसके बाद वो अपने नाइफ को कसकर पकड़ लेता है और फिर हम लोग सुबह का सीन देखते हैं और एस्कलार्ड कहता है कि क्या हमें ये मीटिंग से पहले करना जरूरी है थॉरफिन? तभी थॉरफिन अपना क्लोक उतार देता है और वो पूरा सीरियस होता है। तो एस्कलार्ड कहता है क्या तुम अपनी आर्म के हील होने तक नहीं रुक सकते? लेकिन फिर भी मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर कनूट आगे आ जाता है और वो कहता है कि मैं इसका गवाह बनता हूँ और ये ड्यूल उसी समय खत्म हो जाएगा जब मैं कहूंगा। तो एस्कलार्ड कहता है जी जरूर, लेकिन राजकुमार मुझे उससे पहले एक बहुत ही ज्यादा जरूरी काम करना है और वो बस आता ही होगा। और फिर वहाँ पर ब्योर्न आ जाता है और वो कहता है कि माफ करना थॉरफिन, लेकिन इसमें ज्यादा देर नहीं लगेगी। तो कनूट कहता है ठीक है तो शुरू करो। फिर वो दोनों एक दूसरे के सामने आ जाते हैं और वो दोनों ही अपनी तलवारें आगे कर लेते हैं। फिर ब्योर्न कहता है कि एस्कलार्ड तुम चालाक और ताकतवर हो और इसलिए मैं तुम्हारी इज्जत करता हूँ, लेकिन फिर भी तुम मुझसे अपने दिल की गहराई से नफरत करते हो। मुझे बताओ एस्कलार्ड, तुम सिर्फ मुझसे ही नहीं बल्कि हमारे सभी मरे हुए साथियों से भी नफरत करते हो और जहाँ तक कि तुम खुद से भी नफरत करते हो। और क्या तुम इस तरह से सभी लोगों को इनकार कर कर अकेला महसूस नहीं करते? और क्या तुम जानते हो कि मेरी सिर्फ यही एक इच्छा है कि मैं तुम्हारा दोस्त बन सकूं? लेकिन एस्कलार्ड कुछ भी नहीं बोलता और फिर ब्योर्न अटैक करने जाता है और एस्कलार्ड भी आकर उसको स्वॉर्ड मारता है और फिर वो एकदम से शॉक हो जाता है और फिर वो कहता है कि मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें एकदम से नहीं मारा और वहीं पर रुको, मैं अभी मारता हूँ। लेकिन तभी ब्योर्न तड़पती हुई आवाज में कहता है कि एस्कलार्ड मैं तुम्हारा दोस्त बनना चाहता था। और ये सुनकर एस्कलार्ड भी सीरियस सा हो जाता है और कहता है कि हाँ तुम हो, तुम ही मेरे इकलौते दोस्त हो। फिर ब्योर्न को एस्कलार्ड के साथ बिताए कुछ पल याद आते हैं और फिर वो कहता है कि मुझे वालहल्ला भेज दो। इसके बाद एस्कलार्ड उसको मार देता है और अपना क्लोक उसकी बॉडी के ऊपर रख देता है और वो पूरी तरह से सीरियस खड़ा होता है और फिर वो अपनी तलवार को स्विंग कर कर खून साफ करता है और वो सीरियस आवाज में कहता है कि तुमने बहुत ज्यादा इंतजार कर लिया और अब आ जाओ बच्चे, मैं तुम्हें एंटरटेन करता हूँ। और इसी के साथ ये एपिसोड एंड हो जाता है। तो गाइस मैं होप करता हूँ कि आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो इस वीडियो को एक लाइक कर दे और नीचे कमेंट भी जरूर कर दे। नेक्स्ट एपिसोड की वीडियो 2 दिन के बाद आ जाएगी। अगर आप उसे मिस नहीं करना चाहते तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं एक और एक्सप्लेनेशन वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।